और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज की जो क्लास है ये तो भाई साइंस की क्लास है। और काफी लोगों ने कहा था सर साइंस जल्दी से शुरू कर दिया जाए, तो देखो चैप्टर भी आपका कंप्लीट होने वाला है। और ये जो चैप्टर था आपका सम नेचुरल फिनोमिनन, यानी कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं, इसमें हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर ली और 2 पार्ट पढ़ लिए कि भाई बिजली कैसे चमकती है ना। हम लोगों ने थंडरिंग के बारे में, लाइटनिंग के बारे में पढ़ लिया। काफी सारी चीजें मैंने वहां पर आपको बताई हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है, आज तो आने वाला है भूकंप। आज की क्लास में हम आएगी भाई यहाँ पर भूकंप और सुनामी। तो हम लोग आज की क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि भाई भूकंप कैसे आते हैं और सुनामी कैसे आती है। काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, आपकी बुक से भी चीजें पढ़ेंगे, कुछ चीजें मैं अपने पास से भी पढ़ाऊंगा। इसलिए सभी लोग बुक ओपन करके पढ़िएगा, क्लास के साथ साथ बुक भी ओपन रखिएगा। और जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं वो चीजें आप अपनी बुक में ही नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। अलग से बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ना तो कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत है। जो भी चीजें हो सकती हैं, जितने भी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर सारी बात समझ में आ गई होगी, तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले भैया सबसे मेन काम कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है। भाई वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए होगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि क्लास कब होती है, और जितनी जल्दी आप क्लास ले लो उतनी ही जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसके लिए भाई आपको बेल आइकन को प्रेस रखना पड़ेगा ताकि क्लास जैसे ही कोई आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। चलो फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो देखो बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में कि भाई अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में। तो सबसे पहले तो हम भूकंप के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन। और साथ में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा, सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर चीजें क्लियर हो सके। तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि बुक में हमारी चीजें क्या क्या लिखी गई हैं। तो भाई देखो, बुक में जो हमें दिया गया है, ये दिया गया है अर्थक्वेक, है ना। और अर्थक्वेक में हमें क्या देखना है कि एज वी रेड इन प्रीवियस क्लासेस, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। भाई प्रीवियस ईयर क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है हमको कुछ नहीं याद होता है ना, तो वो सारी चीज़ों में भी आपको याद दिला दूंगा कि पिछली क्लासेज में हमने क्या पढ़ा था। अबाउट साइक्लोन्स, हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा, एंड थंडर स्टॉर्म मतलब चक्रवात के बारे में, और गरज चमक के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। फिलहाल ये तो हमने पिछले टॉपिक में ही पढ़ रखा था। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज द डिस्ट्रक्शन एट लार्ज स्केल टू अ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब ये इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में जो ह्यूमन लाइफ है या उनकी प्रॉपर्टीज हो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड in advance to some extent so that we can get some time to take some precautionary measures in order to protect, भाई क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, to protect ourselves, and minimize the damage to life and property। देखो कुछ इस तरह के प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिना होते हैं कि जिनके बारे में हम पहले से ही कुछ तरीकों से पता कर सकते हैं। और जब हमें ये पता लग जाता है कि भाई भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाला है ना, या सॉरी भूकंप नहीं, बाढ़ आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, तो अगर हमको ये पहले से पता लग जाए तो हम क्या करते हैं कि हम उसी तरह से अपनी तैयारी कर लेते हैं, जिससे हमारा नुकसान कम होता है ना। यानी हम अपने को सेव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी हम बचा सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली आज के समय में देयर इज वन नेचुरल फिनोमिनन which is not predicted accurately till now। देखिए अभी तक एक ऐसी परिघटना है जिसके बारे में अभी पूरी तरह से ये नहीं बताया जा सकता कि भाई कब आने वाला है ना, मतलब इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इट इज एन अर्थक्वेक, और ये कौन सा भाई फिनोमिनन है, ये अर्थक्वेक है, हमारा भूकंप है, ठीक है। हेंस earthquake is a destructive natural phenomenon which cannot be predicted in advance। मतलब ये एक अर्थक्वेक जो है ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना है, मतलब बहुत ही विध्वंसकारी प्राकृतिक परिघटना है, ठीक है, जिसके बारे में पहले से ही या इसकी भविष्यवाणी
पहले से नहीं की जा सकती, इसके बारे में पहले से ही प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतनी चीजें ही आपकी बुक में दी गई हैं। क्या हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बातें और समझते हैं कि भाई ये भूकंप आता क्यों है। तो भूकंप आने का मुख्य कारण तो ये होता है कि मेन रीजन क्या है कि भाई जो अर्थ के अंदर, ठीक है ना, हमारे जो क्रस्ट है, सबसे ऊपर जो भूपर्पटी है, ठीक है, क्रस्ट के ऊपर जो क्रस्ट के नीचे, ठीक है, यहाँ पर कुछ हलचल होती है, कुछ टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, उनमें हलचल होती है, उनके टकराव की वजह से भूकंप आता है। ठीक है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स, क्या है भाई इसका, टेक्टोनिक प्लेट्स, याद रहेगा आपको, टेक्टोनिक प्लेट्सों के जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, इन्हीं की वजह से भाई हमारे क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है, इनके टकराने की वजह से। इनके बारे में एक चीज और जान लो कि ये जहां से ये प्लेटें टकराती हैं, ठीक है ना, जो इसका सेंटर होता है, जो इसका केंद्र होता है, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ये याद रखिएगा, जहां से इनकी शुरुआत होती है ये कहा जाता है फोकस, और हिंदी में इन्हें भूकंप मूल या फिर केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भूकंप मूल या फिर भूकंप मूल, या फिर इन्हें भूकंप केंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, भूकंप मूल या फिर भूकंप केंद्र। ठीक, दूसरी चीज, यहां से कुछ जो वेव्स निकलती हैं, कुछ तरंगे निकलती हैं, जो पृथ्वी के अंदर चारों दिशाओं में क्या होती हैं, ये फैल जाती हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में ये क्या होती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, तो ये तरंगे जो होती हैं, ये आकर जो सबसे मतलब इसके केंद्र के, जो हमारा भूकंप केंद्र है या फोकस है, इसके जहां पर इसको सबसे पहले महसूस किया जाता है, ठीक है, जहां पर इसे सबसे पहले महसूस किया जाता है जो पृथ्वी पर, जमीन पर, उसे कहा जाता है एपी सेंटर। क्या बोलते हैं उसे, एपी सेंटर। ठीक है, और हिंदी में इसे बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं भाई, एपी सेंटर, या फिर इसे कहा जाता है भूकंप अधिकेंद्र। बताओ, ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो भाई आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इन चीजों को समझ लो। ठीक है, ये जो हमारे भूकंप होते हैं ना, ये भूकंप, अब यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये समझने की भी आप कोशिश कीजिएगा कि जहाँ से ये भूकंप जो होते हैं, जहाँ पर ये प्लेटें टकराती हैं, इन्हें कहा जाए, मतलब यहीं से ये शुरू होती हैं, जहाँ से भूकंप, तो ये पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर, ये चारों दिशाओं में क्या होती हैं, ये तरंगे जो होती हैं ये फैल जाती हैं। क्या होती हैं, चारों दिशाओं में। तो जहां से ये शुरू होता है ना, इसे बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। यानी हिंदी में इसे कहा जाता है भूकंप, क्या बोलते हैं, भूकंप मूल, है ना। हिंदी में, मैं हिंदी में भी आपको बता दे रहा हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, भूकंप मूल, या फिर इन्हें कहा जाता है भूकंप केंद्र। ठीक, अब देखो अगली बात समझना, यहां पर भूकंप केंद्र तक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज ये होती है कि जहां पर पृथ्वी पर जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर सबसे पहले इन तरंगों को महसूस किया जाता है, इन तरंगों को जिस बिंदु पर सबसे पहले महसूस किया जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है एपी सेंटर। क्या कहा जाता है भाई, एपी सेंटर। और ये हमेशा फोकस के परपेंडिकुलर, यानी भूकंप मूल के लंबवत होते हैं। ठीक है, एपी सेंटर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं भाई, भूकंप अधिकेंद्र। समझ में आ गई बात, भूकंप अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये सारी ये जो तरंगे होती हैं, ये क्या होती हैं, ये सभी आकर यहीं पर आकर ऐसे ऐसे ये जो तरंगे होती हैं सब आकर इसी पर मिलती हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर दो चीजें आपको याद हो गई होंगी कि भाई कौन कौन से जगह होती है। एक पहला, जहां पर प्लेटें टकराती हैं, जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, उसे फोकस यानी मूल, भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहा जाता है। और जहां पर सबसे पहले पृथ्वी सतह पर, यानी कि जहां पर यह महसूस होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है एपी सेंटर या भूकंप अधिकेंद्र। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि भाई इसमें से कौन कौन सी वेव्स जनरेट होती हैं, है ना। तो यहां पर देखो कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। तो यहां पर तीन तरह की तरंगे, यानी 3 वेव्स जो होते हैं वो यहां से होती हैं। एक होता है पी वेव, दूसरी होती है एस वेव, और तीसरी होती है एल वेव। इनके बारे में अलग अलग जान लेते हैं सबसे पहले। तो भाई अगर पी के बारे में समझो, तो पी जो होती है इसे प्राइमरी वेव कहा जाता है, यानी प्राथमिक तरंगे। क्या कहते हैं इसे, प्राइमरी वेव। क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स। बात आई समझ में, यानी कि प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। ये जो भूकंप होती है,
ठीक है, ये सबसे तेज गति से चलती है भूकंप। ये जो होती है प्राइमरी वेव, ये सबसे, ये अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा अपनी बुक में, ठीक है। ये भूकंप तरंगे क्या होती हैं, ये सबसे तेज गति से चलती हैं और ये एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे तेज चलने वाली तरंग, फास्टेस्ट वेव कौन सी होती है सबसे तेज, तो वो पी होती है और सबसे तेज होती है, इसलिए सबसे पहले कहां पहुंचती है भाई, ये एपी सेंटर तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है ना वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सोचो कितनी तेज होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, मतलब एक सेकेंड में ये 8 किलोमीटर तक चलता है, ठीक है। और इसकी खास बात ये होती है कि जो हमारी पी वेव्स होती हैं ये सॉलिड और लिक्विड, मतलब ठोस और द्रव दोनों में ये गति कर सकती है। सॉलिड और लिक्विड यानी ठोस और द्रव ये दोनों में गति कर सकती है। बताओ भाई, बात समझ में आ गई। तो पी तरंगों के बारे में भाई एक बार फिर से समझ लो कि इन्हें प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। ये सबसे तेज तरंगे होती है, फास्टेस्ट वेव होती हैं। ये सबसे पहले एपिसेंटर तक पहुंचती हैं। इनकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में मूव कर सकते हैं, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों में चल सकते हैं। बताओ भाई, बात क्लियर हुई इतनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा आता है वो है हमारा भाई एस वेव, है ना। अगली चीज जो है हमारी वो है एस वेव, मतलब कि इन्हें बोलते हैं एस तरंगे, ठीक है। तो एस वेव्स क्या होती हैं, इन्हें सेकेंडरी वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है बच्चा सेकेंडरी वेव, ठीक है। तो सेकेंडरी वेव्स इन्हें कहा जाता है, यानी द्वितीयक तरंगे। क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वितीयक तरंगे। ये इनकी खास बात ये होती है ये केवल सॉलिड में वेव कर सकती हैं, सॉलिड में ये मूव कर सकती हैं, ये लिक्विड में नहीं चल सकती, ठीक है। ये केवल सॉलिड में ही मूव कर सकती हैं, ये तरंगे केवल सॉलिड माध्यम में गति कर सकती हैं, लिक्विड में ये गति नहीं करते। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई लिक्विड में कौन सी वेव है जो मूव नहीं करती है, तो वो है हमारी एस वेव्स। बात आ गई समझ में। इनकी जो स्पीड होती है वो 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है, 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो हमारा लास्ट आता है वो होता है एल वेव। क्या होता है भाई, एल वेव्स, ठीक। एल वेव्स की खास बात क्या होती है, इनको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड वेव्स। एल वेव इसलिए इनका नाम है, तो इनको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड वेव्स, मतलब कि ये बहुत देर तक ये तरंगे होती हैं। और ये लॉन्ग पीरियड वेव्स कहा जाता है, या फिर इनको सरफेस वेव भी कहा जाता है, मतलब जो हमें पृथ्वी की सतह पर, जो हमें अर्थ सरफेस पर जो हमें फील होता है जो भूकंप, वो यही होती हैं एल वेव्स, है ना। तो ये क्या होता है, ये सबसे आखिरी में पहुंचती हैं। ये क्या होती हैं, ये एपी सेंटर तक सबसे आखिरी में पहुंचती हैं। और भाई जो सबसे आखिरी में पहुंचता है ना वो सबसे ज्यादा तबाही मचाता है, ठीक है। तो ये एपी सेंटर पे सबसे लास्ट पर पहुंचती है। एपी सेंटर मतलब कि अभी एपी सेंटर पर सबसे लास्ट में पहुंचेगी। और ये क्या होती है, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, सबसे ज्यादा ये विध्वंसकारी होती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी है, सबसे ज्यादा विध्वंसकारी तरंग कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी होगी भाई, एल होगी। बात आ गई समझ में। अब यहां पर देखो सबके बारे में, पी और एस जो है हमारा, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये एक दूसरे को पुश करते हुए, मतलब धीरे धीरे एक को पुश किया फिर ये आगे बढ़ी, फिर ये दूसरे को पुश करेगा, ये पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं पी और एस। लेकिन एल जो होता है वो जिगजैग वे में आगे बढ़ती है, मतलब ऐसे ऐसे करके लगातार ये आगे जिगजैग मोशन में ऐसे ऐसे करते हुए ये आगे, मतलब बहुत तेजी बढ़ती है। तो इसलिए ये क्या होती है, ये बहुत ही विध्वंसकारी होती है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। फिर अगली चीज जो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा भूकंप वाले एरिया कौन कौन से हैं। तो देखो हमारे जो 3 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है ना, विश्व को 3 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया। तो अगर हम भूकंप क्षेत्र की बात करें, अर्थक्वेक एरिया की बात करें, तो ये विश्व में कुल 3 इसकी बेल्ट हैं, 3 पेटियां हैं इसकी, 3 बेल्ट में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा, ये हमारा क्या, ये है सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट, पैसिफिक बेल्ट
बुक में नोट करते रहिएगा, ठीक है। बेल्ट ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। यहाँ पर तकरीबन 63% एरिया ऐसा है जहां पर भूकंप आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से भाई, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये सारी कंट्री जिसमें आती हैं। फिर दूसरा जो हमारा आता है उसे हम बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। क्या बोलते हैं भाई, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इन्हें, ये क्या होता है हमारा, ये इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। और यहाँ पर तकरीबन 21% चांस होते हैं ज्यादा भूकंप आने के। और जो हमारा तीसरा बेल्ट है उसे कहा जाता है मिड अटलांटिक बेल्ट। क्या बोलते हैं, मिड अटलांटिक बेल्ट, ठीक है, मिड अटलांटिक बेल्ट। और यहाँ पर जो भूकंप के चांसेस हैं वो होते हैं 16%। तो याद रखिएगा कि भाई 3 भागों में हमारा जो वर्ल्ड है वो जो अर्थक्वेक एरिया है उसे 3 बेल्ट में बांटा गया है। पहला है सरकम पैसिफिक बेल्ट, दूसरा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और तीसरा है मिड अटलांटिक बेल्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा भूकंप किसमें आते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट में 63%, यानी कि प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। चलो ये बात हो गई हमारी। अगली चीज आती है कि भाई ये भूकंप आते ही क्यों हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, ये भूकंप क्यों आते हैं, ठीक है। तो अगर हम रीजन की बात करें तो सबसे पहला तो ये होता है कि भाई वोल्केनो के ब्लास्ट की वजह से, मतलब कि ज्वालामुखी के फटने की वजह से, है ना, जो वोल्केनोज होते हैं तो ज्वालामुखी के फटने की वजह से होता है, ठीक है, वोल्केनो के ब्लास्ट की वजह से, ठीक है, वोल्केनोज के ब्लास्ट की वजह से ये हमारे क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। दूसरा हिमखंड यानी कि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, ग्लेशियर्स के खिसकने की वजह से, हिमखंडों के खिसकने की वजह से दूसरा जो रीजन है वो है हिमखंडों का खिसकना, ठीक है। और क्या होता है, तीसरा तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उनके टकराव की वजह से, उनके फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स में फ्रिक्शन की वजह से, ये बात समझ में आ गई। यानी कहने मतलब पृथ्वी के प्लेट के असंतुलन से, या कह सकते हो पृथ्वी के प्लेटों के खिसकने और टकराव की वजह से ये भूकंप आते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें भाई ये भूकंप में थी हमारी। अब हम देख लेते हैं भाई सुनामी। सुनामी क्या है, सुनामी भी समझो भूकंप ही है, सुनामी भी क्या है, एक भूकंप ही है। लेकिन ये भूकंप कैसा होता है भाई, सुनामी इज अ टाइप ऑफ अर्थक्वेक अंडर द ओशियन फ्लोर विच जनरेट्स पावरफुल सी वेव्स। मतलब ये समुद्र के अंदर आने वाला भूकंप है। यह अर्थक्वेक कहाँ आता है भाई, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर आता है, जिसकी वजह से बहुत शक्तिशाली लहरें जो होती हैं वो जनरेट होती हैं, बहुत पावरफुल सी वेव जनरेट होती हैं, ठीक है। These kinds of wave travel across the ocean at speed up to about 1000 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर जो वेव्स की स्पीड होती है ना, जो वहां पर जो ट्रेवल होता है अक्रॉस, जो वेव्स होती हैं उसमें वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है एंड कैन बी 30 मीटर और मोर हाई। और इनकी जो लहरें होती हैं वो 30 मीटर या फिर उससे ज्यादा भी ऊंचाई तक जा सकती हैं, ठीक है। सुनामी ऑकर्स इन अ फ्रीक्वेंट मैनर इन द पैसिफिक ओशियन। क्या होता है कि सुनामी जो होता है वो क्या होता है, पैसिफिक ओशियन में क्या होता है, ऑकर्स इन अ फ्रीक्वेंट मैनर इन द पैसिफिक। मतलब ये पैसिफिक ओशियन में अक्सर ये आते रहते हैं। भाई हम लोगों ने अभी अभी तो यही पढ़ा था ना कि भाई जो हमारा पैसिफिक बेल्ट है वहीं पर भूकंप ज्यादा आते हैं। तो सुनामी कहां पर आती है ज्यादा, भाई ये हमारे आते हैं पैसिफिक ओशियन में। बताओ भाई, बात समझ में आ गई ना, सुनामी के बारे में इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो चलो भाई, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन क्या देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। एज अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिज्म। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिज्म। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू ऑकर। मतलब ये कहा जा रहा है कि जहां पर प्लेट्स जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, वहां पर अर्थक्वेक जो होता है उसका वो ज्यादा महसूस होता है, ठीक है। तो भूकंप आने का रीजन तो आपको समझ में आ गया भाई, टेक्टोनिक प्लेट के रगड़ने की वजह से होता है। आगे देखो यहां पर भाई इनके बारे में और देख लेते हैं कि ये क्या है। ऑन रिक्टर स्केल पर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज यूजुअली मेजर। तो यहां पर जो अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी होती है, भूकंप की जो तीव्रता होती है, वो किस पर नापा जाता है, रिक्टर स्केल पर।
ऑन दिस स्केल अ सीरीज ऑफ नंबर ऑफ 1 to 12, मतलब ये एक स्केल की तरह होती है, जैसे आपकी नॉर्मल स्केल है उसमें 1 to 12 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, विच आर यूज टू एक्सप्रेस द पावर ऑफ अर्थक्वेक, जो कि ये बताता है कि भाई जितने कितना, अगर 7 है, ठीक है ना, अगर 7 से ज्यादा है, अगर इसमें जो ये स्केल है ये 7 के आगे बढ़ गया तो इसका मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है, बहुत ही विध्वंसकारी भूकंप है। 7 से ज्यादा, 7 से कम है तो भाई वो नॉर्मल है, ठीक है। द सिस्मिक वेव्स आर दोज वेव विच आर प्रोड्यूस्ड बाई ट्रेमर्स, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस, दीज वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। तो यहाँ पर सिस्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है ना, सिस्मिक वेव मतलब जो भूकंपी तरंगे होती हैं, ठीक है, वो इनसे अर्थ की सतह पर जो अर्थ सरफेस होता है उस पर पता लगता है, और इसको किससे, इन वेव्स को किससे नापा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो इन्हें नापा जाता है भाई सिस्मोग्राफ से, ठीक है। फिर बाय स्टडिंग अबाउट सिस्मिक वेव्स साइंटिस्ट कैन कंडक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। क्या करते हैं कि इन्हीं सिस्मिक वेव्स को स्टडी कर जो ये भूकंपी तरंगे होते हैं इन्हीं का वैज्ञानिक लोग अध्ययन करके क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंप्लीट मैप तैयार करते हैं अर्थक्वेक के बारे में, जो कि उसके वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कितना विध्वंसकारी हो सकता है, इसके बारे में वो पहले से उसके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। एक चीज और भी जान लो कि जब भूकंप आने वाला होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में एक गैस जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उससे बोलते हैं भाई कौन सी गैस बढ़ जाती है, रेडॉन गैस, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भूकंप आने के पहले पर्यावरण में कौन सी गैस बढ़ जाती है तो वो होता है रेडॉन गैस। बताओ भाई, बात समझ में आ गई ना सारी। चलो थोड़ी सी चीजें हम और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई थोड़ी सी चीजें और समझने वाली हैं कि अगर ये पूछा जाए कि भूकंप जब आता है, जब अर्थ, पहला देखो, जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें कौन कौन सी वेव्स निकलती हैं, अर्थक्वेक वेव्स, आपको बताना है कि कौन कौन सी वेव्स होती, कितने तरह की वेव्स होती हैं भाई, याद रखना 3 तरह की वेव होती हैं, पी, एस और एल, 3 तरह के वेव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्टर स्केल पर क्या नापा जाता है, ठीक है, रिक्टर स्केल पर क्या नापा जाता है। चलो सभी लोग बताओ भाई, अगर याद हो, रिक्टर स्केल पर क्या नापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पर नापा जाता है भैया भूकंप तीव्रता। क्या नापी जाती है, भूकंप तीव्रता। बताओ समझ में आ गई ना। भूकंप यानी जिसे हम भूकंप लेखी उपकरण कहते हैं, क्या बोलते हैं, भूकंप लेखी उपकरण, जिसमें तो यहाँ पर हमें क्या नापी जाती है भाई, भूकंप, हम इस पर रिएक्टर पैमाने पर क्या हम नापते हैं, है ना, यहाँ पर भूकंप की एनर्जी मतलब इसकी ऊर्जा नापी जाती है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा देख लो, तीसरा, सुनामी जो है ये किस भाषा का शब्द है, ठीक है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, ये किस भाषा से लिया गया है, तो याद रखिएगा सुनामी भारतीय शब्द नहीं है, ये जापानी शब्द है, ये जापान से लिया गया है। तो सुनामी शब्द का उदय कहाँ पर हुआ, जापान में हुआ, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है भाई, सिस्मोग्राफ पर क्या नापा जाता है, तो यहाँ पर हमें नापा जाता है भाई, यहाँ पर अर्थक्वेक मतलब वेव्स, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होती है, भूकंपीय तरंगे यानी सिस्मिक वेव नापी जाती है। क्या नापी जाती है, सिस्मिक वेव्स। क्या होती है भाई, सिस्मिक, तो याद तो रहेगा ही, सिस्मिक से सिस्मोग्राफ, ठीक है ना, तो सिस्मिक वेव्स यानी कि भूकंप तरंगे, जिसे हम बोलते हैं भूकंप लेखी, ठीक है ना, भूकंप लेखी भूकंपीय तरंगे नापी जाती हैं, ठीक है। और रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है भाई, भूकंप की ऊर्जा नापी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर इतनी बात, मतलब यहाँ पर इसकी एनर्जी होती है कि कितना पावरफुल होगा, और यहाँ पर वेव्स के बारे में इसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। चलो आज का क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट में इसका आंसर नहीं दीजिएगा। सभी लोग इसका आंसर कहाँ दीजिएगा भाई, सभी लोग दीजिएगा इसका आंसर किसमें, आप लोग दीजिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम बताते हैं कि किस वेव की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, मतलब कौन, ये पूछ लेते हैं कि विच वेव, ठीक है, विच वेव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये बताना है कि कौन सी तरंग है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कौन सी तरंग है जो सर्वाधिक विध्वंसकारी है, जो सर्वाधिक विध्वंसकारी है। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी
एल, ऑप्शन सी एस, ठीक है, या ऑप्शन डी वी, कौन सा है भाई बताओ। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन भी हैं, बतानी है कि कौन सी वेव, कौन सी तरंग होती है जो सबसे ज्यादा विध्वंस करती है, ठीक है। और आपके पास क्या ऑप्शन रहा भाई, सबसे ज्यादा पी, एल, एस और वी, इनमें से कौन सबसे ज्यादा विध्वंसकारी है, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए अपनी बुक के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कीजिएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक बच्चा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।